आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे एजुकेशन चैनल द राइट साइड। आज हम क्लास 12th में लेसन 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका समय काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस लेसन को हम लोग महाभारत जो महाकाव्य है उसके संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि महाभारत जो एक महाकाव्य है, जो कि एक बड़ी रोचक कहानी के रूप में हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इसके अंदर जो भी चीज़ें वर्णित हैं उनका सार क्या है, तो इसके बारे में एक वृहद रिसर्च हुई, जिसे 1919 में वी.एस. सुखतांकर नाम के एक लर्नेड विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इन्हें 47 साल लग गए। इन 47 सालों में इन्होंने पूरे भारत में महाभारत से जुड़ी हुई जितनी भी पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट थीं भारत के किसी भी रीजन में जहाँ से मिली हैं, उन सबको इन्होंने मिलाया, कंपाइल किया और उसका कंपैरेटिव स्टडी किया। और उस स्टडी को 13,000 पेजेस में उन्होंने उसको कंपाइल किया, एक बुक तैयार की, रिसर्च बुक, जो कि अवेलेबल है। इस बुक में इन्होंने ये देखने में आया कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में महाभारत के विषय में जो कहानियाँ जो प्रचलित हैं उसमें काफ़ी कुछ समानता है, और साथ में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ वेरिएशंस भी हैं, जिन्हें क्षेत्रीय प्रभेद कहा गया। तो डिफरेंसेस होना स्वाभाविक था, क्योंकि कई बार कहानियों को स्थानीय जो लोग होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो उसके अनुरूप मिला ली जाती हैं, जिससे कहानियों में कुछ फेरबदल हो जाता है। कुछ सर्वमान्य बातें तो होती हैं जो सब जगह कॉमन है, पर फिर भी कई जगहों पर, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो या मध्य भारत हो, वहाँ पर महाभारत के तमाम प्रसंगों को स्थानीय विचारों के साथ जब मिलाया गया तो उसमें रीजनल वेरिएशंस या क्षेत्रीय प्रभेद उभर कर आए। तो महाभारत को ही हम क्यों इस चैप्टर का आधार बना रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि महाभारत काल की जो रचना थी जो उसमें चीज़ें बताई गई हैं, जो उसमें सामाजिक वर्णन किया गया है, जो सामाजिकता का वर्णन किया गया है, जिस परिवार के बारे में, संपत्ति के बारे में, उत्तराधिकार के बारे में, विभिन्न जातियों के बारे में जो वर्णन किया गया है, वो उस वक्त के समाज की या प्राचीन काल के समाज का एक रिफ्लेक्शन है, कि एक छवि हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए महाभारत को आधार बनाया गया है। ठीक है, तमाम साहित्य, तमाम महाकाव्यों को, तमाम ग्रंथों को आधार बनाया गया, महाभारत उनमें से एक काफ़ी प्रचलित सोर्स रहा है। आगे जो टॉपिक है बंधुता एवं विवाह। बंधुता के बारे में या फैमिली के बारे में आप सबको पता है कि परिवार क्या होता है, जातियाँ क्या होती हैं, संबंधी क्या होती हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। पर परिवार और संबंधियों के बारे में यहाँ पर अलग अलग बातें देखने में आती हैं। परिवार, जिसे आम भाषा में हम समझते हैं कि एक 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 एकल परिवार, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, और या उनके जो जो इमीडिएट ब्रदर्स हैं, सिस्टर हैं, उन्हें कहा जाता है। पर जब जब हम रिलेटिव्स की बात करते, संबंधी की बात करते, तो आप देखते हैं कि हमारा दायरा चाचा, मामा, मौसी, फूफा और कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। शादियों में देखिए, कई बार ऐसे ऐसे लोग हमारे शादियों में आते हैं जो हमारे संबंधी हैं, पर हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो ये समाज में अलग अलग तरह से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अधिकतर संस्कृत जो हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें परिवार के लिए कुल शब्द का वर्णन किया गया है, और बांधवों के लिए जाति का वर्णन किया गया है। जाति का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। जाति का मतलब संबंधियों से है, कि हमारे दूर दूर के संबंधी जो कई पीढ़ियों पहले एक ही हुआ करते थे, पर वो अब धीरे धीरे करके अलग हो गए। ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, हर भाई का एक अपना परिवार बनेगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। आज वो भाई जो आपस में एक साथ रह रहे हैं परिवार के नाम पर, आगे आने वाले 100, 150, 200 सालों के बाद वो एक दूसरे को जानेंगे भी नहीं। और इस तरह से कभी न कभी अगर उनमें कोई संबंध रह भी गया तो संबंधी कहलाएंगे, ना कि परिवार। तो परिवार का दायरा छोटा होता है, और संबंधी जो होते हैं वो किसी न किसी वक्त, किसी न किसी पीढ़ी में हमसे उनका जुड़ाव रहता है। महाभारत में भी इन्हीं चीज़ों को लेकर एक कथा रची गई है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कौरव पांडवों के बीच में क्या हुआ। यहाँ पर पितृवंशिक और मातृवंशिकता का वर्णन आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि
पैटर्नली और मैटरनली सोसाइटी क्या होती है। हमारा जो अधिकतर जो समाज है वो पितृवंशिकता को प्रेफर करता है, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र और उसके बाद फिर उसका पुत्र उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। तो महाभारत में भी आप सब जानते हैं कि पांडव और कौरव एक ही वंश के थे, कुरु वंश के थे। ठीक है। पर उनमें किस तरह से मतभेद हुआ और दोनों अलग होते चले गए भूमि और संपत्ति की लड़ाई को लेकर। अधिकतर हमारे समाज में अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आज, पहले भी पितृवंशिकता का ही वर्चस्व था, पर कई जगह पर इसके बारे में विभेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि कभी कभी अगर किसी व्यक्ति का अगर पुत्र नहीं है, खासकर ये शासक वर्ग में देखा गया कि शासक कोई राजा है, अगर उसका पुत्र नहीं है वो, तो फिर उसके भाई के पुत्र को सिंहासन पर अपना अधिकार करने का मौका मिलता। इसी तरह से आपने देखा होगा कि प्रभावती गुप्त, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था, प्रभावती गुप्त ने भी वाकाटक वंश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, जबकि वो एक स्त्री थी। तो इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग उल्लेखों का वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विवाह के नियम। विवाह के नियमों के बारे में कहा जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो जिस तरह से नगरों का उद्भव हुआ, लोग दूर दूर जगह से, स्थानों से, देशों से, विदेशों से व्यापार करने के लिए नगरों में एकत्रित हुआ करते थे। उससे बहुत सारे विचार आपस में उनका सामंजस्य हुआ, जिसके कारण ब्राह्मणों में, खासकर ब्राह्मण वर्ग में ये एक विचार उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ कि अगर इस तरह से विभिन्न मत के लोग आपस में मिलेंगे तो जो उन्होंने एक समाज में अनुशासन स्थापित करने के लिए एक जाति व्यवस्था, एक वर्ण व्यवस्था अपनाई हुई है, वो कहीं दूषित ना हो जाए। और इसीलिए विवाह के लिए उन्होंने कुछ नियम तय कर दिए कि विवाह कितने प्रकार के होंगे। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, मैं इसका डिटेल आपको दे दूँगा। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया, खासकर मनुस्मृति। जिस तरह से इस्लाम में या के लिए शरीयत है, उसलिए आप मनुस्मृति को हिंदुओं का भी एक कानूनी ग्रंथ कह सकते हैं, जिसमें समाज के तमाम आचार व्यवहार को, सामाजिक आचार व्यवहार को तय किया गया है, उसके नियम बांधे गए हैं। तो उसमें भी विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं कि, और 8 प्रकारों में भी जो पहले 4 प्रकार के विवाह हैं उसे उत्तम विवाह कहा गया है, यानी कि उससे समाज की वैधता मिलती है। और अंतिम जो 4 विवाह हैं उन्हें एक तरह से समाज में उन लोगों का सम्मान नहीं किया जाता। ठीक है। आगे चलते हैं। गोत्र। देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक सोच उत्पन्न हुई, खासकर ब्राह्मणीय वैसे मेथोडोलॉजी में समझा जाए तो, ब्राह्मणिकल मेथोडोलॉजी में समझा जाए तो यहाँ पर एक गोत्र का कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसमें ये कहा गया कि एक ख़ास किस्म के कुछ ऋषि हैं जो देवताओं का जो अनुसरण करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन ऋषियों के नाम से गोत्र को समझा जाएगा। ठीक है। जैसे कि मेरा गोत्र कात्यायन, आपको आपका पता होगा। और गोत्र का ट्रांसफ़र होता है, किन का होता है, जब विवाह के बाद एक स्त्री दूसरे गोत्र में जब उसका विवाह होता है तो उसका गोत्र अपना लेती है। ठीक है। यानी कि स्त्रियों का गोत्र परिवर्तन हो सकता है, पुरुषों का गोत्र का परिवर्तन नहीं हो सकता है। पर यहाँ पर सातवाहन वंशों के बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, तमाम सातवाहन राजाओं ने अपनी माताओं के गोत्र को का काफ़ी सम्मान किया और अपने नाम के आगे उन्हें जोड़ा। जैसे कि राजा गौतमी पुत्र, ये गौतमी जो है ये एक स्त्री सूचक है, स्त्री वशिति भी स्त्री सूचक है। तो इस तरह से स्त्रियों को, गोत्र को भी कहीं ना कहीं सम्मान दिया गया। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस देखने में आता है, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्त्रियों के गोत्र का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ राजवंशों ने, खासकर सातवाहनों ने, स्त्रियों के गोत्र को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माताओं का भी स्थान कुछ क्षेत्र विशेष में या वंश विशेष में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि अंतर्विवाह क्या होता है, बहिर्विवाह क्या होता है। इसको आप लोग ठीक से समझ लीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये पेज नंबर 57 में दिया हुआ है। विवाह के प्रकार में अंतर्विवाह क्या होता है और बहिर्विवाह क्या होता है। इसी तरह बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, बहुपति प्रथा क्या होती है। तो अंतर्विवाह को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोगेमी और बहिर्विवाह को एक्सोगेमी। अंतर्विवाह का मतलब होता है कि एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह कर लें, जो कि अमान्य है।
बहिर्विवाह जिसे वैक्सोगैमी कहते हैं, इसका मतलब होता है एक गोत्र के स्त्री या पुरुष के विवाह दूसरे गोत्र के स्त्री या पुरुष के साथ होगा, और यही मान्य है, इसी की ही मान्यता हमारे समाज में है। एक्सोगैमी जो है वो हमारे यहाँ मान्य है। आप इस बात को ठीक से समझिए। अंतर्विवाह अमान्य है क्योंकि ये समझा जाता है कि अंतर्विवाह में जो भी शादियाँ हो रही हैं वो एक ही परिवार के लोग आपस में की ले रहे हैं, यानी कि भाई और बहनों की शादी हो रही है, इसलिए अंतर्विवाह की मान्यता हमारे समाज में नहीं है। इसी तरह बहुपत्नी जिसे हम कहते हैं पॉलीगैमी, और बहुपति जिसे पॉलिंड्री कहते हैं। बहुपत्नी तो आप सुने होंगे कि एक पुरुष के कई सारी पत्नियां हो सकती हैं, हालांकि अब वो तो इलीगल है, पर पहले इस तरह की प्रथाएं थी, बहुत सारे राजाओं की पत्नियां हुआ करती थीं। पर ये जो पॉलिंड्री है, बहुपति प्रथा, ये बड़ा ही एक विरला सा एक कस्टम था, जो कि पांडवों में आपने देखा था कि द्रौपदी के 5 पति थे, और ये पॉलिंड्री प्रथा के नाम से ये चीज़ फेमस थी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ शुरुआती डिटेल्स का अध्ययन किया। उम्मीद है कि अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर या फिर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।